नमस्कार साथियों, टेली आईएएस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप अपने साथियों को ये शेयर कर दें और अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो पहले इसे कर लें। फिर हम शुरू करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, क्योंकि इस सीरीज की हम अभी तक 3 वीडियोज आप तक पहुंचा चुके हैं। आज चौथी वीडियो में बात करने वाले हैं हम हिंदी के रीतिकाल की, और ये सामान्य हिंदी में हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय हम जान रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले आपको ये कहता हूं कि आपकी तैयारी इसलिए बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपको पुलिस की वर्दी और कंधे में 2 स्टार बहुत आकर्षित कर रहे होंगे और जल्दी ही आप उसे पालेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारी हर कोशिश आपको वो ड्रेस और वो वर्दी और वो स्टार पहुंचाने में दिलाने में मददगार हो जाए, आप उन स्टार से सुपरस्टार हो जाएं, हम ये कोशिश करेंगे। रीतिकाल की बात करते हैं तो हमने पिछली वीडियो में आपको भक्ति काल में कहा था कि ये 1648 तक का जो 1650 तक का जो समय है उसे हम भक्ति काल कहते हैं। 1650 से लेकर के 1850 तक के कालखंड को हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल के बारे में हम क्या जानेंगे? एक तो जानेंगे कि इसकी जो पृष्ठभूमि है और विशेषताएं हैं ये तो समझना ही पड़ेगा, और इसी से आप हिस्ट्री की भी समझ बना सकते हैं हमारे साथ। पृष्ठभूमि तथा विकासक्रम, और इसे समझेंगे। ये केवल आपके समझने के लिए है, यहाँ से फैक्चुअल कुछ भी नहीं पूछा जाना है। और एक कर लेंगे इसकी जो शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं, और एक करेंगे कि इस काल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और उनके लेखक कौन हैं। प्रमुख रचनाकार और तथा रचनाएं। हालांकि आपके लिए ये बताएं कि हमारे यहाँ 9, 10th, 11th, 12th में, फिर कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, आपके पास इतना समय नहीं कि आप 9, 10th, 11th, 12th की सारी किताबें पढ़ें, उससे एक लाइन नोट करें, नोट्स बनाएं, उन्हें रिवाइज करें। आपके पास नहीं इतना समय है। उसके लिए हम काम करेंगे। आपको न्यूनतम में क्या अधिकतम तैयारी कराई जा सकती है वो हमारी चिंता का विषय, हम कराएंगे आपको। ये देखें, प्रमुख रचनाकार तथा उनकी रचनाएं जब करेंगे तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 9 to 12th में इस काल से, रीतिकाल से कवि नहीं शामिल हैं। पहले थे, देव थे, घनानंद थे, अब नहीं शामिल हैं, और बिहारी थे, वो शामिल नहीं है। हमारे यहाँ 2 काल से, एक भक्ति काल से, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कुल 63 कवियों को हमने पढ़ना है, 63 रचनाकारों को पढ़ना है। उनकी अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। 9 to 12th में 63 चैप्टर पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। ये 63 तो राइटर हैं, ये भी एक राइटर को 2 या 3 क्लास में दिया गया है। जैसे मान ले तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास को 3-3, 2-2, 3-3 अलग अलग क्लास में दिया गया है। तो अब आपको इतने सारे पोइट्स के बारे में, इतने सारे राइटर्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में नोट्स बनाना, ये समय नहीं है। इसलिए हम मिनिमम में इसे समझेंगे और इन 63 राइटर्स के विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और उनसे क्या पूछा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। और एक चीज और, हमारे अगर डेली आईएएस एकेडमी का ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे डाउनलोड कर लें। और वहां आपको ये 9, 10th, 11th, 12th के जितने चैप्टर हैं और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में दिया जा चुका है। तो वो आप डाउनलोड करके उसे समझ लें, पढ़ लें। उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को 2 या 3 वीडियोज में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आज की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि इस काल से कोई भी कवि लेखक नहीं है। देखिए, ये 1650 का समय है, और आपको अगर ध्यान हो तो 1605 में अकबर ने शासन संभाला था। 1605 में अकबर का निधन हो गया था। तो उसके बाद, अकबर के बाद का जो शासन है, वो जो जहांगीर का शासन है या शाहजहां का शासन है या उसके बाद के जितने शासक हैं उनका शासन यहाँ चल रहा है। तो अकबर को एक उदारवादी शासक के रूप में भारत में जाना गया। उसने बहुत साम्य बनाने की कोशिश की हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच, और उनके इन्हीं प्रयासों से भारतीय संस्कृति में वो जो भक्ति काल का जो समय था उससे कुछ बदलाव आया। और अब जो भारत के मूल राजा थे, उन राजाओं का शासन कहीं दूर दूर छोटी छोटी जगहों पर सिमट कर रह गया। तो जो राजा दूर दूर छोटी छोटी जगहों पर अभी राजा बने हुए थे, उनकी चापलूसी करने के लिए कुछ कवियों ने उनके यहाँ दरबारी कवि का एक पेशा कर लिया। तो इस समय में क्या था ना, छोटे छोटे राज्यों में दरबारी कवि थे।
दरबारी कवि क्या करते थे, अपने राजा की तारीफ करते थे। वो वाला अभी भी चल रहा था, भक्ति काल में भी, भक्ति काल से पहले वीर गाथा काल में भी हुआ था ऐसा, अब यहाँ भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि इस समय क्या इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई पूरी तरह से, और जिसे हम कहते हैं मुगल सत्ता, मुगल काल कहते हैं। तो मुगल शासन भारत में था इस समय, और इस समय की जो राजकीय भाषा थी, ये पूछी हुई है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। फारसी उस समय की राजभाषा थी, मतलब जो सरकारी लेटर डाक इधर उधर आती जाती थी वो फारसी भाषा में जाती थी। तो ये समय है। अब ऐसे में देखें, भारत के राजा जो हैं वो बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं। अब क्या हुआ कि ये जो उस समय साहित्य लिखा गया वो 3 तरह का था, और वो 3 तरह के साहित्य में एक को कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है रीति, ये रीति काल, और रीति का मतलब है एक जो परंपरा होती है उसको कहते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं उसको कहते हैं रीति। तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वहां पर जो रिचुअल्स थे उसकी जो परंपरा थी, कविता लिखने का जो स्टाइल था उसको फॉलो करना, उसको फॉलो नहीं करना, इस तरह से यहाँ की 3 शाखाएं थी। एक शाखा को कहते थे रीति सिद्ध शाखा, रीतिबद्ध शाखा पहले को, और दूसरे को कहते थे रीति मुक्त शाखा। आपको कैसे याद होगा ये, देखिए, और तीसरे को कहते थे जो न तो रीतिबद्ध थे और न रीति मुक्त थे, उनको कहते थे रीति सिद्ध। और यहीं से एक राइटर है हमारे यहाँ, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये थे बिहारी लाल, बिहारी इनको कहते हैं। और ये रीतिबद्ध मतलब जो उन नियमों का पालन करते थे उस समय जैसे कविताएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसमें केशव थे, केशवदास के बारे में अभी जानना है। केशवदास का असल में समय तो था भक्ति काल का, लेकिन इन्होंने रचनाएं लिखी जो रीति काल की जैसी थी, और इन्हें पहला कवि भी कहा जाता है, किसका, रीति काल का प्रथम कवि कहा जाता है इन्हें। तो इसलिए इनको पूछा जाएगा मतीराम है, चिंतामणि है, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा क्या, केशवदास। केशवदास को एक और नाम से जाना जाता है, वो ये नाम इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। शुक्ल जी ने क्या कहा, बड़ा कठिन लिखते थे ये, और कठिन लिखते थे इस कारण से शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा, कठिन काव्य का प्रेत कहा, कठिन काव्य का प्रेत, ऐसा। तो हमसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये किसका उपनाम है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास का। यहां से हमारे लिए केवल इतना ही है, ये सामान्य हिंदी आज ही हम चर्चा करने वाले हैं, आधुनिक हिंदी की भी बस वहीं पर खत्म हो जाएगा। ये जो काल विभाजन है और उसकी विशेषताओं से संबंधित बातें हैं, ये बिहारी लाल हैं। और ये यहाँ घनानंद, ये जो साहित्य वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 लोगों का नाम यहाँ लिया जाता है। इसे विस्तार से अगर आप साहित्य की दृष्टि से समझ रहे हैं तो उसके लिए हम साहित्य वाली वीडियो अलग से करेंगे। इसे केवल हम सामान्य हिंदी के लिए कर रहे हैं, सामान्य हिंदी में जो साहित्य का परिचय होता है ये। ठीक, तो इतनी बातें केवल थी इसमें। और मैं अभी आपको, अगर आपने नोट्स आप बनाते चल रहे हैं और भक्ति काल में नोट्स बनाते हुए, एक चीज और, आप जब नोट्स बना रहे हैं तो चाहे वो कंप्यूटर के बना रहे हो, साइंस के बना रहे हो, मैथ्स के बना रहे हो, रीजनिंग के बना रहे हो, जब भी आप कोई चैप्टर बनाएं उसके साथ एक पेज को एटलीस्ट छोड़ दें। आप लोग मतलब इस तरह का काम करने से बचें, जैसे ये आपका पेज है और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कोने कोने तक काम कर देते हैं, ऐसे कोने कोने तक काम रहता है तो हमारे पास कहीं भी स्पेस नहीं रहता है। कोशिश करें कि ये ऊपर और ये जो दाएं बाएं है इसका ये थोड़ा छूट जाए, ऐसा। और दूसरा, मेरा काम है आपको ये कहना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन ऐसी भूल करने से हमें पूरी तैयारी दोबारा करनी पड़ जाती है। क्यों, देखें, जब आप ये काम कर लेते हैं दाएं बाएं जगह नहीं छूटती है, तो एक और चीज करें, जहां चैप्टर खत्म हो जाए वहां पर भी एक पेज खाली छोड़ दें। ये क्या काम करेगा, आप एक पेपर नहीं सब तरह के पेपर देते हैं, और हम तो चाहते हैं कि संयोग से इसी बार आपको ये 2 स्टार वाली नौकरी मिल जाए और आप दरोगा हो जाएं।
2 स्टार वाली नौकरी से दरोगा होने के बाद इस बात की संभावना क्या नहीं बनती है कि कल आपके मन में ये भाव जाग जाए कि आपको डीएसपी बनना है, पीसीएस का एग्जाम दे करके डीएसपी बनना है? बिल्कुल जागेगा। उस समय ये नोट्स आपके काम आएगा, दूसरी नई कॉपी अलग से नहीं बनानी पड़ेगी। जरा दूर की सोचिएगा, ये कहने वाला आपसे कोई नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं इस बात को। तो देखें, अब आज से लेकर के आगे जब आप डीएसपी बनने वाले हैं तब तक के एग्जाम को फोकस करेंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम देखेंगे। पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे एग्जाम होंगे, देश भर में होंगे। आपने जो चैप्टर किया है उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा, तो आप यही नोट कर लोगे। इससे संबंधित होगा तो यही नोट कर लिया जाएगा, ऐसा। और अगर वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है तो आपके पास ये पेज छूटा हुआ है तो इस पेज में नोट कर लिया जाएगा, या इसके साथ एक और पेज को अटैच कर दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से नोट्स बनाएं। तब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास भक्ति काल को लेकर के जगह छुटी हुई है तो वहां 2-3 रचनाओं के नाम लिखाने रह गए, मुझे वो भी लिखाने हैं आपको। पर मैं पहले आपको इस काल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार और उनकी रचनाएं करा दे रहा हूं। तो देखें, एक रचना का नाम है रामचंद्रिका। बस इसमें कुछ है नहीं, बहुत कम है ये रामचंद्रिका। ये केशवदास ने लिखी थी, वही केशवदास जिनके बारे में कठिन काव्य का प्रेत कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास। एक रचना, कितनी लिखा रहा हूं, बहुत सीमित, देखें 4 लिखाऊंगा केवल। एक है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु ये रचना थी चिंतामणि की, बहुत पूछी जाती है इसलिए आपको करा रहा हूं। हालांकि इस बात को भी बता रहा हूं, जिनको ये साहित्य वाला खंड पढ़ने में बोरिंग लगता है वो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इस पूरे को, ये रीतिकाल वाले को। भक्तिकाल बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि हम आगे उससे संबंधित कवियों, साहित्यकारों, लेखकों को पढ़ेंगे। उनसे बहुत बारीक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण गीतावली के लेखक कौन हैं, ऐसा। और कृष्ण के बारे में जब हम देखते हैं, ये कृष्ण नाम देखते हैं, तो हमने पढ़ा है क्या, कृष्ण भक्ति शाखा के 3-4 कवियों को पढ़ा। उसमें से एक सूरदास, दूसरी मीराबाई और तीसरे रसखान। ये तीनों ऑप्शन में हो और एक ऑप्शन में हो तुलसीदास, तो हमारा मन करेगा कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए तुलसीदास ने वो नहीं लिखा होगा। जबकि ये कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास की रचना है। तो चीजों को बहुत गहराई से समझना होगा, इसलिए मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि किन किन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये रीतिकाल वाले को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जब पूछ लिया जाएगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, वो आपके काम आएगा, ठीक है। और तीसरी है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण, एक कवि का नाम था भूषण, तो इन्होंने अपने नाम से ही ये लिखा, ये भूषण इनका नाम था। और एक चौथी और आखिरी रचना है ललित ललाम। और ललित ललाम रचना लिखी थी मतीराम ने। मतीराम, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखें, रामचंद्रिका केशवदास, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि और शिवराज भूषण की, ये शिवराज भूषण की, ललित ललाम मतीराम की, बस इतनी ही हो गई रीतिकाल की बातें पूरी। और हमने जो बात मैंने आपसे कही कि जो भक्तिकाल की रचनाएं छूट गई थी उनकी बात कर लेते हैं। तो भक्तिकाल की रचनाओं में जाएंगे तो 3-4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें हम यहीं कर लें। उसके बाद वहां के जो प्रमुख कवि हैं ना, जैसे कौन, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, मीराबाई हैं, रसखान हैं, रहीम हैं, उनको हम करेंगे वहां। लेकिन कुछ जो वहां छूट जाएंगे, जिनका वर्णन वहां नहीं है, उन्हें हम कर लेते हैं यहाँ। देखिए, पिछले में इसको करिएगा, भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार तथा रचनाएं, ये ऐसा ये करना हो तो हम करेंगे। देखें कौन कौन सी हैं। जैसे एक रचना है चंदायन, ये हिंदी वालों से तो खैर हर बार पूछी जाती है। इसका दूसरा नाम भी था लोर कहा, ठीक है। ये लिखी थी मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद ने क्यों पूछी जाती है वो बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने कहा था ना आपसे, उस समय इस्लामिक लोग बाहर से आए हुए थे और स्वदेश में, हम देश में हमारी भाषा जो चलती थी वो
हिंदी की भाषाएं चलती थी, मतलब वो अवधी भी थी, ब्रज भी थी और देशी भाषाएं और भी थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसी अन्य भाषाएं भी चलती थी। तो उस समय में इन लोगों ने बाहर से आने के बाद भी यहाँ की भाषा को अपनाया और अवधी भाषा में रचनाएं लिखी। तो उन सूफी, ये इन व्यक्ति को, मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि कहा जाता है, इसलिए ये पूछा जाता है। मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि कहा जाता है। तो ये पहली सूफी रचना हो गई, ये चंदायन लोर कहा जो है, इसलिए इसे पूछा जाएगा। इसकी भाषा जो है ये अवधी है, ठीक है, अवधी भाषा। यानी इसलिए पूछा जा रहा है कि बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ की भाषा को सीख करके उसमें साहित्य लिखना शुरू कर दिया। एक रचना ये जो वहां छूट जाएगी, जो आपसे बात हुई थी जायसी की, इन्होंने एक रचना तो लिखी पद्मावत और एक लिखी है आखिरी कलाम। ये पूछी हुई है दोनों ही, और इसका इनका नाम था मलिक। इनका नाम पूरा भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, मलिक मोहम्मद जायसी इनको कहते हैं। ये भी सूफी परंपरा के कवि थे। सूफियों में ही, क्योंकि ये सूफी आगे रह जाएंगे, क्योंकि इनको शामिल सिलेबस में नहीं किया गया है 9, 10th, 11th, 12th में। एक और रचना है, वो रचना है मदनाष्टक। ये वो लेखक हैं जो गैर हिंदू थे, हिंदू नहीं थे, और ये मदनाष्टक लिखी थी रहीम ने। अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये रहीम। हाँ, 9 रत्न हमें पढ़ने हैं वहाँ, जिनमें टोडरमल भी एक हुआ करता था, मुल्ला दो प्याजा भी हुआ करते थे, तो उसे भी पढ़ेंगे हम। अच्छा, एक रचना थी प्रेम वाटिका, उसे पढ़ेंगे, मतलब हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, प्रेम वाटिका। ये रचना तो बड़ी प्रसिद्ध है और इसके लेखक भी हमारे सिलेबस में शामिल हैं, रस खान। ये आगे इनका जिक्र फिर आएगा जब हम पढ़ेंगे रस खान। तो ये देखिए, ये सब गैर हिंदू हैं। उसके अलावा 2 और लेखक, एक तो भक्तमाल रचना थी, भक्तमाल, और इसके लेखक थे नाभा दास, पूछा जाएगा। अच्छा, एक और रचना, वो आपने सुना ना कि कह दो कन्हैया से सुदामा आए हैं वाला भजन जो सुनते हैं आप। सुदामा के जीवन पर जितनी अच्छी रचना ये सुदामा चरित लिखी गई है, उतना शायद ही कोई रचना लिखी गई हो। तो इसके लेखक थे नरोत्तम दास। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ऐसे नरोत्तम दास ने इनके जीवन पर एक रचना लिखी है, ये इसका नाम है सुदामा चरित। और एक और रचना जिसका नाम है, यही जो तुलसीदास की रचना मैं आपको कह रहा था, क्या कृष्ण, हालांकि हम वहां पढ़ेंगे अभी, कृष्ण गीतावली। ये तुलसीदास की रचना है। बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें ये रह गई थी, ये हो गई पूरी भक्तिकाल खत्म और रीतिकाल खत्म। इससे पहले आदिकाल खत्म। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पिछली बार एक बार इन्हीं का क्रम पूछ लिया गया है कि कौन सा सही क्रम होगा। तो पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, और फिर रीतिकाल, और फिर चौथा कौन सा काल? आधुनिक काल। और आधुनिक काल की बस छोटी सी 2-3 बातें रह गई हैं, उन्हीं को करते हैं पूरा। तो ये है आधुनिक काल। और अब तो आपको याद ही हो गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। आधुनिक काल की 1850 से लेकर के अब तक जो है, लगभग 6 महत्वपूर्ण हिस्सों में तो हमें पढ़ना ही है इसे। तो इन 6 हिस्सों में समझ लेते हैं इसे, और यहीं से हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकाल लेंगे। पहले को हम कहते हैं कौन सा काल? भारतेंदु काल। ये तो हमने पहले भी किया है, हाँ, भारतेंदु काल। जो बातें वहां रह गई हैं वो यहाँ कर लेंगे, ठीक है। और इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम था इनका, ऐसा, ठीक है। इस काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, गद्य काल। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो रीति काल तक की रचनाएं थी हिंदी में,
वो काव्य में ही होती थी, गद्य में नहीं होती थी। गद्य की शुरुआत पहली बार तो इन्होंने की थी, गद्य साहित्य का आरंभ किया था इन्होंने। ठीक, ये किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। जो दूसरा युग है उसे हम कहते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग की शुरुआत की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पिछली बार आपसे कहा था ना यही गलती होगी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, देखो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था बीज वपन काल। तो इनके नाम से इस युग का नाम रखा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? सन तो है ही, मैं अब लिख भी नहीं रहा हूं क्योंकि पहली वीडियो में हम ये कर चुके हैं, पूछा भी नहीं जाएगा आपसे। लेकिन इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम था सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है लगभग 1900 के आसपास से, 1902 के आसपास से, ठीक है? तीसरा युग, महत्वपूर्ण युग, छायावाद युग। छायावाद युग में अगर जाएंगे, यहां से बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा है हमारे सिलेबस में। एक दो लोग यहाँ से हैं जो 9 to 12 दिया गया है, उसमें जो 63 कवि लेखक दिए गए हैं उसमें से एक दो लोग यहाँ से हैं। यहाँ से केवल एक हैं बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग से, कुछ एक दो लोग यहाँ से हैं, बाकी यहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो सभी हैं, ठीक है? छायावाद के बारे में हम क्या जानते हैं? ये जो छायावाद शब्द है ना, छायावाद शब्द पूछा हुआ प्रश्न है का प्रयोग पहली बार एक लेखक हुए, उनका नाम था मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने किया। देखो, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग बोर हो जा रहे हैं, प्लीज मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूरे बहुत बड़े सिलेबस को हम बहुत छोटा करके आपके सामने लाए हैं, इसलिए बोर नहीं होना है। अगर आपको वर्दी की इस ड्रेस से और उसमें भी 2 स्टार से बहुत प्यार है, बहुत आकर्षित करते हैं आपको, तो ये सिलेबस आपको आकर्षित करेगा। बस एक बार केवल रिवीजन कर लीजिए हमारे साथ, आपको हर बात याद रहेगी, कुछ भी आपका भूलेगा या छूटेगा नहीं, ठीक है? और एक है प्रगतिवाद। वैसे यहाँ एक छायावाद के बाद एक छायावादोत्तर युग भी आया था, मैं उसकी एक दो बातें कर देता हूं। छायावादोत्तर युग, वहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, कब था उसकी बात नहीं कर रहा मैं, हालांकि इसको हम 1919 से 1936 तक मानते हैं, लेकिन 1936 तक मानते हैं, ये साहित्य वालों के लिए कह रहा हूँ। छायावादोत्तर जो युग था ना, इसमें कई चीजें चली, मतलब कुछ और तरह की विचारधाराएं चली। जैसे एक था हालावाद, तो पूछा हुआ है कि हालावाद के जनक कौन थे? तो अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे उनका नाम था क्या? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ये इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है? और एक था नकेनवाद, ये आपसे संभवतः न पूछा जाए, नकेनवाद। बस कौन था छोड़ देते हैं, कि पूछना नहीं तो क्यों लिखें। लेकिन ये अगर क्रम पूछा जाए तो ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, फिर हालावाद, फिर नकेनवाद, ऐसे पूछा जाएगा। मतलब ये प्रगतिवाद से पहले की बात है। प्रगतिवाद की शुरुआत की थी किसने? प्रेमचंद ने। और ये घटना थी 1936 की। तो 1936 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, उसको कहते हैं प्रलेस का अधिवेशन, यानी प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था। वहीं से मानी जाती है किसकी शुरुआत? ये प्रगतिवाद की शुरुआत। अच्छा, एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही साहित्य में ये प्रगतिवाद है, ठीक है? तो राजनीति में मार्क्सवाद, ये पूछेगा
कि मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप किस नाम से जाना जाता है? राजनीति में मार्क्सवाद कहते हैं इसे, ठीक है। ये अब शुरुआत प्रेमचंद ने की 1936 में हुई और एक युग आया, उसको कहते थे प्रयोगवाद, और इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। इसके एक लेखक थे अज्ञेय, और अज्ञेय का पूरा नाम भी पिछली बार हो चुका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका नाम था। और इन अज्ञेय को हमारे यहाँ एक कविता लिखने की शैली होती है, इसको कहते हैं हाइकू। हाइकू कुछ नहीं होती है, 3 लाइन की कविता होती है और अधिकतम 17 शब्द होते हैं इसमें। तो 17 शब्द या 3 लाइनों में कह दी जाने वाली कविता, उसको कहते हैं हाइकू, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं ये हाइकू और ये हाइकू के जनक कौन थे, अज्ञेय, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर एक आखिरी बात हमने पिछली बार की थी, उसको कहते हैं हम नई कविता, और हमारे पूरे सिलेबस में ज्यादातर कवि लेखक यहीं से लिए गए हैं, इसलिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण लोग लिए गए हैं उनकी बात हम वहां करेंगे। पर ये जो नई कविता थी इसकी शुरुआत जगदीश गुप्त ने की, ये बात पिछली बार भी आ चुकी है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो रह गई वो ये कि छायावाद का जो प्रवर्तक था वो कौन था, यानी किसने इसकी शुरुआत की थी। पिछले वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत ऐसा कह दिया था, लेकिन वो है नहीं, सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद इसके शुरुआत करने वाले प्रवर्तक हैं जिन्होंने ये छायावाद की स्थापना की। इस बारे में हमें पढ़ना है, वहां भी ये बात करेंगे। इस काल में जो रचनाएं होती थी वो कैसी होती थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसी रचनाओं को क्या कहते हैं। जैसे कहेंगे तो ऐसे कि मैं ईश्वर के लिए कुछ कह रहा हूँ, कोई कविता कह रहा हूँ, पर अपने प्रेमी को डेडिकेटेड होती थी वो बात। कब की बात है ये, 1919 से 1936 की बात कह रहा हूं मैं, जरा समझें इस बात को। इसी समय भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था 1919 में, और देखें असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, भारत में बहुत सारे कानून अंग्रेजों द्वारा लाए गए, भारत के लोगों को आंदोलनों से रोका गया, और भगत सिंह ने शुरुआत की अपने आंदोलन की। 1930 तक के समय को देखेंगे तो बहुत उठापटक का समय था, अंग्रेजों के अत्याचार का समय था। तो क्या इंसान के इमोशन भी मर गए होंगे उस समय? नहीं, इंसान के अंदर इमोशन थे, पर अपने इमोशन को कैसे और किसके लिए एक्सप्रेस करे, तो बाहर सब तरफ खतरे थे। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए, जब किसी चीज को समझते हैं तो आपको उसकी पृष्ठभूमि के साथ समझना होता है। तो वो पृष्ठभूमि क्या है, जब उसे समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस समय में जो कविता लिखी गई थी वो रहस्यवादी कविता थी। रहस्यवादी कविता मतलब उसमें पता नहीं चलता था कि वो कविता किसके लिए कही जा रही है, उसमें केंद्र में कौन है, ईश्वर है या कोई अपना प्रेमी है। ऐसे छिप छिप करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी पड़ती थी, और कई लेखकों ने उसी में ये भी कोशिश की। उसी समय में कुछ राष्ट्रवादी कविताएं भी लिखी गई, किसी ने तो केवल अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की और किसी ने राष्ट्र के लिए, जैसे भगत सिंह जैसे लोग लड़ करके सामना कर रहे थे, कुछ लोग लिख करके सामना कर रहे थे, ऐसे भी कुछ लोग थे। तो वो राष्ट्रवादी कवियों के बारे में हमारे यहाँ दिया भी गया है, जैसे एक माखनलाल चतुर्वेदी दिए गए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र दिए गए हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं दिए गए हैं, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन भी इसी समय के छायावाद के और उससे पहले द्विवेदी युग के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो इनके बारे में हमारे यहाँ पूछा जाएगा। अगर इसकी महत्वपूर्ण रचनाओं और इनकी बात की जाए, जैसे कुछ और बातें हैं, तो उन्हें हम वहां करेंगे, लेकिन 2 रचनाएं जो मुझे लगती है कि आपको कर लेनी चाहिए और जो पहले भी पूछी हैं वो जीके का हिस्सा है असल में, ठीक है। प्रमुख रचनाएं की बात करें, प्रमुख रचनाएं जो आपसे पूछी जाएंगी, न्यूनतम में क्या हो सकता है वो आपको करा रहे हैं। एक तो रचना है प्रिय प्रवास, कितनी बार पूछी जा चुकी है, सुंदरी छंद में लिखी गई है ये रचना,
और ये पूछा जा चुका आपके यहाँ लिटरेचर में पूछा है, ये प्रिय प्रवास का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये प्रिय प्रवास जो रचना है इसके लेखक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछी जाती है? हरिऔध नाम इनका उपनाम है, हरिऔध ऐसा कहते हैं इन्हें। ये इसलिए पूछी जाती है क्योंकि ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। देखिए खड़ी बोली वो अमीर खुसरो वाली खड़ी बोली, उससे पहले भी तो महाकाव्य था एक, कौन सा? वो जो चंद बरदाई वाला था जिसका नाम पृथ्वीराज रासो था, वो हिंदी का पहला महाकाव्य था। और ये कौन सा महाकाव्य है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है ये। खड़ी बोली का इसलिए पूछा जाता है का पहला महाकाव्य। और ये क्यों पूछा जाता है? देखिए मैंने आपसे कहा ना, जिस राजभाषा का प्रयोग हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा के रूप में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो हिंदी खड़ी बोली हिंदी ही है। इसलिए खड़ी बोली से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को पूछा जाएगा हमसे। एक दूसरी रचना है जिसका नाम है भारत भारती, पूछी हुई है कई बार और आप में से बहुत लोग जानते भी हैं कि इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। ये मैथिली शरण स्पेलिंग में लिखने के लिए पूछा है तो थ में छोटी की और ल में बड़ी की मात्रा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि। इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी उस समय। देखिए तभी मैं कहता हूँ ना पृष्ठभूमि, इतिहास उस समय ऐसे मोड़ पर था, देश के लोगों को जगाना था। और ये इन्होंने अपनी रचनाओं में बताया कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें जो होंगी हम उन्हें करेंगे जहां आपके 9th to 12th सिलेबस के जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम उन छोटे छोटे चैप्टर्स पर आधारित वीडियोस को एक साथ बनाएंगे, उनको कैसे संक्षेप में कह सकते हैं इससे संबंधित बात करेंगे। और आप उसको याद करने के लिए कौन सा चैप्टर किसने लिखा, अगर ऐसा पूछा जाए, क्योंकि ऐसा 3-4 नंबर का ये पूछा जा सकता है अधिकतम, तो उससे संबंधित देख लें। क्योंकि पिछली बार जब ये पूछा है UKSSC ने जब पूछा तब उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। हम इस सीरीज को लगातार आगे बढ़ाएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और आप इसी तरह से अपनी तैयारी में उत्साह के साथ जुटे रहें। थैंक यू सो मच।